आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी के सामने हम दिल्ली सल्तनत का एक सीरीज लेके यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम तुगलक वंश के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, इसके अंतर्गत कुल हमने बात कहा था कि 5 वंश काम करता है। जैसे गुल खिले तो सांस लो, अर्थात गुल से गुलाम वंश, उसके बाद खिले से खिलजी वंश, उसके बाद तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस प्रकार से गुलाम वंश में हमने एवक से लेकर के बलवन तक के काम को तब्दील कर दिया था। अर्थात गुलाम वंश 1206 से लेकर के 90 तक काम करता है। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक काम करता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक काम करता है। सैयद वंश 1414 से लेकर के 56 तक काम करता है। 51 तक काम करता है। और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक काम करता है। कुल मिलाकर के इतने वंशों के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी अभी जो है वो इस प्रकार से कर लिया था, लेकिन फिलहाल अभी हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका कालखंड 1320 से लेकर के 1414 तक का है। तो इन सभी बातों को आज हम स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने खिलजी वंश के बारे में और गुलाम वंश के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया। आइए, जैसा कि हमने कल बात किया था पिछले वाले वीडियो में कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह को क्या करता है, को मार देता है, और मारने के बाद ये गद्दी पे बैठता है। ठीक, और इसका अगर हम पिता का बात करें गयासुद्दीन तुगलक का, तो पिता जो है ये एक काराना तुर्क है। कैसा तुर्क है? काराना तुर्क है। इससे पहले हमने बात किया था कि जैसे इल्तुतमिश हो गया, ऐबक हो गया, रजिया हो गया, ये सब क्या थी? ये सब इल्बरी तुर्क थी। क्या थी? इल्बरी तुर्क थी। ये एक जाति होता है। तुर्क क्या है? तुर्क एक जाति है, अरब एक जाति है, कराना एक जाति है। इसके फादर जो है वो कराना तुर्क को बिलोंग करते थे, और दूसरी बात है कि ये भी एक कराना तुर्क ही होगा। मलिक गाजी इसके बचपन का नाम था, बचपन का नाम। साथ ही इन्होंने जब मंगोलों को हराया था तब इसका उपाधि मलिक गाजी कह करके पुकारा गया था। इसकी माता जो थी ये पंजाब की जाट महिला थी, माता पंजाब की जाट महिला थी, और इसका पिता जो था वो बलवन का तुर्की दास हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के इसके शासक बनने से तक की कहानी ये है। और फाइनल रूप से सितंबर 1320 ईस्वी में करता क्या है गयासुद्दीन तुगलक? नसरुद्दीन खुसरो शाह को मार देता है और दिल्ली की गद्दी को हथिया करके तुगलक वंश का ये नींव डालता है। क्या करता है? तुगलक वंश का ये नींव डालता है, और 1320 से लेकर के 1325 तक के कालखंड को ये अपने अंतर्गत चलाता है, अर्थात दिल्ली का ये राजा बन बैठता है। आइए, इससे पहले कि हम अभियान का इसका बात करें गयासुद्दीन तुगलक का, तो शासक बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये सैन्य अभियानों का प्रमुख हुआ करता था। साथ ही दीपालपुर का यह राज्यपाल भी हुआ करता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक सैन्य अभियानों का प्रमुख और दीपालपुर का राज्यपाल हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। जब देखिए, ये पहला ऐसा सुल्तान है, पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिन्होंने गाजी की उपाधि ली। गाजी का मतलब होता है जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको नाश करने वाला, अर्थात हिंदुओं को नाश करने वाला ये क्या? गाजी की उपाधि लेता है।
इसके अलावा इसके हम सैन्य अभियानों की बात करें तो जैसे 1321 में तेलंगाना या वारंगल जिसको बोलते थे उसको इन्होंने विजय करता है, और उस विजय अभियान का जो लीड करने वाला होता है ये जौना खां। जौना खां किसका नाम रहता है बाबू? तो जौना खां नाम रहता है MBT मोहम्मद बिन तुगलक का पहले का नाम जौना खां रहता है। और 1321 में जब ये वारंगल पर अभियान करता है तो ये हार जाता है, पुनः दूसरी बार 22 और 23 में ये आक्रमण करता है तो ये जीत जाता है। इस प्रकार से वारंगल को ये क्या करता है? जीत लेता है, और जीतने के बाद इसका नाम क्या कर देता है? सुल्तानपुर कर देता है। क्या कर देता है? जब वारंगल को ये जीत जाता है तो इसका नाम सुल्तानपुर कर देता है। इसके बाद 1324 ईस्वी में बंगाल की विजय करता है, और जब बंगाल से लौट रहा होता है तो उन्हें तिरहुत को जीतता है। और मिथिला में इस समय कर्नाट वंश का शासन रहता है। क्या रहता है? कर्नाट वंश के शासन हरि सिंह देव ये इसके राजा रहते हैं, और कर्नाट वंश को जीत करके हरि सिंह को पराजित करके ये पहली बार दिल्ली सल्तनत में ऐसा हुआ है तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पे ये तुगलकों का अधिपत्य स्थापित होता है। अर्थात पहले तिरहुत को, खास करके तिरहुत कहें तो समस्तीपुर हो गया, फिर मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली से वो वाला इलाका सारा तिरहुत कहलाता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सब तिरहुत का ही पार्ट होता था, उसको जीता। और मिथिला नेपाल की तराई तक के क्षेत्र को, जिसमें खास करके हमारा मधुबनी दरभंगा का रीजन और नेपाल के तराई तक का क्षेत्र होता है, उसको ये जीत लेता है। कब? बंगाल विजय से लौटते वक्त 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में ही इन्होंने जाजनगर उड़ीसा का अभियान करता है, और इसका अंतिम अभियान 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान होता है। और बंगाल के अभियान जब लौटते रहता है तब इसका क्या होता है? वो लकड़ी का घर बनाए रहता है जौना खां, अर्थात इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, और दिल्ली के पास आते ही वो घर क्या होता है? जब स्वागत समारोह में जाता है तो वो घर ढनना के गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले इन्होंने कई कार्य किए। कार्य में जैसे कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना करता है जो कि दिल्ली में है, और गयासुद्दीन तुगलक अपना खुद का मकबरा भी बना लेता है। तो कुल मिलाकर के तुगलकाबाद शहर की स्थापना, इसी से आपका क्वेश्चन बनता है और इसको हिट लिस्ट में याद रखिएगा तुगलक से। इसके अलावा लगान व्यवस्था में सुधार करता है, और अलाउद्दीन के समय में जो 1/2 अर्थात ये जो 50% भाग लिया जाता था, इसको इन्होंने 20%, 1/5 मतलब कितना हुआ? 2520 में, हाँ 20% कर देता है। तो कुल मिलाकर के लगान व्यवस्था में इन्होंने ढील दी। इसके अलावा खुद मुकदम चौधरी, ये तीनों हिंदू अधिकारी होते थे, और जमीन के जो कह सकते हैं गांव का एक मुखिया होता था, तो खुद मुकदम चौधरी गांव के मुखिया होते थे जो कि जमीन से अपनी लगान इकट्ठा करके राजा को देते थे, तो इनके अधिकार को ये वापस कर देता है। इसके बाद एकता के राजस्व में 1/10 या 1/11 भाग से अधिक नहीं लिया जा सकता है। अर्थात जैसे कि इल्तुतमिश के समय में एकता व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि खिलजी के समय में, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के समय में नकद वेतन दिया गया, इसको खत्म किया गया। लेकिन अब क्या किया गया गयासुद्दीन तुगलक के काल में? तो 1/10 और 1/11 मान के चलिए किसी लैंड है, 1 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन में जितना भी उपज होगा उसका 1/10 या 1/11 भाग से अधिक राज्य नहीं लेगा, बाकी सारा पैसा जो है वो इख्तियार रख लेगा। इसके अलावा फवाजील को केंद्रीय राजस्व में अब जमा करना अनिवार्य करवा दिया, साथ ही अन्य सभी कुरीतियों को इन्होंने रोकने में कामयाब हुआ, जमा करवाना अनिवार्य करवा दिया। जितना भी फवाजिल हो, फवाजिल मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम हो उसको राज्य में दो, और अन्य सभी कुरीतियों को इन्होंने रोकने का काम किया। याद रखने वाला बात है, ये जो जमीन व्यवस्था में बात करते हैं तो ये गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पे नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का पहला प्रयोगकर्ता, हालांकि जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो सबसे अधिक नहर किसने बनाया? सबसे अधिक नहर बनाएगा तो ये आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहला नहर किसने बनाया? तो डेट वाज क्या? गयासुद्दीन तुगलक। बात को समझे तो पहला नहर जो है वो गयासुद्दीन तुगलक, जबकि नहरों का जाल किसने बिछाया? वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। FST आते हैं सैन्य सुधार में इन्होंने दाग एवं हुलिया प्रथा को कड़ाई से पालन किया। जैसे कि वो अलाउद्दीन खिलजी ने ये इसको बढ़िया से लागू किया था, उससे बढ़िया से भी कि जो नकली नस्ल के घोड़े हैं वो न लाया जाए। इसके अलावा और भी कई काम है, जैसे पुरानी सड़कों को मरम्मत करवाता है, और डाक व्यवस्था 3 से 4 मील की दूरी पर ये एक अधिकारी की नियुक्त करता है, और ये अधिकारी जो है
वो घोड़ों को लेकर के बढ़िया तेजी से डाक को एक जगह से दूसरे जगह तक हस्तांतरित कर सके। शराब उत्पादन एवं बिक्री पर भी रोक लगाया और दिल्ली सल्तनत का यह फर्स्ट शासक था जिन्होंने शराब उत्पादन एवं वितरण पे रोक लगाया। इसके बाद हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति जैसा था वैसा ही नीति इन्होंने अपनाया है, वैसा ही नीति का अवलंबन किया है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाता था और उसी प्रकार से ये गयासुद्दीन तुगलक भी हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाया है। उन्होंने एक बात कहा ये था कि हिंदुओं को इतना भी कमजोर मत होने दो कि ये खेती छोड़ के भाग जाए और इतना भी ना मजबूत हो जाए कि हमारे खिलाफ राज्य में विद्रोह कर दे। हिंदुओं को इतना भी मजबूत ना होने दिया जाए कि राज्य में विद्रोह कर दे और इतना भी ना कमजोर करो कि वह खेती छोड़कर भाग जाए, और यही बात कहा था कौन, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो हिंदुओं को इतना भी मजबूत ना होने दो कि वो राज्य में विद्रोह कर दे और इतना भी ना कमजोर उसको करो कि वो खेती छोड़ के भाग जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने कठोर नीति का अवलंबन करता है हिंदुओं के खिलाफ। इसके बाद देखिएगा, जब 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौट रहा होता है तो दिल्ली के पास स्टेशन और स्वागत समारोह के लिए लकड़ी का महल बनाया जाता है जौना खां के द्वारा। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का पहले का नाम होता है। तो इसमें क्या होता है, स्वागत समारोह में जैसे ही ये गयासुद्दीन तुगलक आता है तो हाथी का पैर उस लकड़ी पे पड़ता है और ऐसा कहा जाता है कि लकड़ी के महल के गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। खैर जो भी हो, उसका जो संबंध था संत निजामुद्दीन औलिया, ये एक संत थे जिसमें दिल्ली के दरबार से लेकर के इसको काफ़ी विवाद हमेशा बना रहता था। तो संत निजामुद्दीन औलिया को ये बंगाल से वापस लौट रहा होता है, गयासुद्दीन तुगलक को उसको आदेश देता है कि जब तक हम दिल्ली पहुँचे उससे पहले तुम यहाँ से दिल्ली खाली कर चले जाओ। तो गयासुद्दीन तुगलक को संत निजामुद्दीन औलिया ने उसको रिप्लिकेट करता है, जवाब देता है कि हुनूज दिल्ली तुरस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। दुर्भाग्य ऐसा होता है कि तुगलक के साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ, कि दिल्ली पहुंचने से पहले ही स्वागत समारोह में जब जाता है तो महल गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था हमारा तुगलक वंश का वेरी फर्स्ट शासक गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने कि 1320 से लेकर के 1325 तक ये शासन करता है, कई नीतियों का अवलंबन करता है। इस प्रकार से इसको हम यहीं आज कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और वो रहेगा NBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीजिए इजाज़त, बने रहिए स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।